सेफ्टी भी कंप्लीट हो जाए, हम लोगों की गायनी भी यहाँ से कंप्लीट हो जाए, और ऑर्थो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑर्थोपैडिक कंप्लीट है, बस आप लोगों का ट्रॉमा रह जाएगा। फिर आप लोगों का ट्रॉमा नहीं, मतलब आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो ट्रॉमा के एलोज हैं उसमें से हम बस 2 एलोज पढ़ेंगे। हाँ, बस इतने काफ़ी हैं। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी वाला पढ़ेंगे और जो अर्ली असेसमेंट वाला एलो है हम वो पढ़ेंगे। सो बच्चों, आपके माइनर्स की सीरीज चल रही है, इसमें गायनिकोलॉजी के अंदर ना आपके 2 एलोज लिखे हुए हैं। आई थिंक इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला ही मॉड्यूल है। हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला ही मॉड्यूल है, ब्लॉक 8 है, और गायनाकोलॉजी के 2 एलोज हैं। गायनाकोलॉजी क्या होती है बच्चों? गायनाकोलॉजी बेसिकली एक अलग से स्पेशलिटी है, लेकिन इसको हम मेडिसिन सर्जरी दोनों की ब्रांच कंसीडर करते हैं। वैसे ये सर्जरी के अंदर आपके एमसीक्यूज आएंगे। ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ, डिजीजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग पढ़ रहे होते हो। सो 2 ही एलोज हैं, एक आपके पास HPV का है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, और दूसरा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो पहले हम दूसरा पढ़ेंगे, फिर हम पहला पढ़ेंगे, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जब मैंने आप लोगों को नाइजीरिया गिनोरिया पढ़ाया था तब भी पढ़ाई थी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में तुम लोगों को सब कुछ बताया था, अब दोबारा से इसको रिवाइज कर लो। सो बेसिकली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नाम से पता चल रहा है कि ये पेल्विस के अंदर कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, और इस डिजीज़ को हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोल रहे हैं। सो बच्चों, ये हमारे पास एक असेंडिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक की। अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक हमारे पास क्या होता है बच्चों? ये आपके पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये आपके पास अपर फीमेल जो है ना वो ट्रैक है, और ये आपके पास लोअर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। लोअर में बस हमारे पास वेजाइना और सर्विक्स रहता है, बाकी हमारे पास जो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज हैं, ये सारी हमारे पास अपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर आ जाती हैं, और लोअर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर वेजाइना और सर्विक्स आ जाता है। तो बच्चों, वो कहता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक असेंडिंग डिसऑर्डर है। असेंडिंग का मतलब है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई वेजाइना या सर्विक्स के अंदर और वो ऊपर असेंड कर गई। कहाँ कहाँ असेंड कर सकती है? वो यूट्रस के अंदर आ सकती है, खासतौर पर यूट्रस में एंडोमीट्रियम के अंदर। एंडोमीट्रियम क्या होती है? यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोमीट्रियम कहते हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है ना, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। तो लेट सपोज किसी को कोई वेजिनल इन्फेक्शन हुई और वो असेंड करके ऊपर की तरफ आई, उसने यूट्रस की एंडोमीट्रियम को इन्फेक्ट कर दिया, यहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स को इन्फेक्ट कर सकती है, यहाँ की इन्फ्लेमेशन करा सकती है, इसको साल्पेंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। एंडोमीट्राइटिस करा सकती है, यहाँ से साल्पेंजाइटिस करा सकती है, आगे ओवरीज को भी इफेक्ट कर सकती है, और इर्द की जो पेरिटोनियम की लेयर है ना, पेल्विक पेरिटोनियम, उनको भी इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये असेंडिंग इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक की, जो कि इन्वॉल्व कर रही होती है एंडोमीट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम। इनमें से किसी एक को भी कर सकती है, सबको भी कर सकती है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन होती कहाँ से है? ये लोअर जेनिटल ट्रैक से, लोअर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से ऊपर की तरफ असेंड कर रही होती है, यानी कि वजाइना या सर्विक्स से असेंडिंग इन्फेक्शन हुई, जो आपके यूट्रस तक, फैलोपियन ट्यूब्स तक, ओवरीज तक, पेल्विक पेरिटोनियम तक आई, ठीक हो गया। फिर वो आपसे पूछते हैं कि इसके पॉजिटिव एजेंट्स या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बच्चों? मेजरली ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैथोजेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने 2 ही याद रखने हैं, ज़्यादा आप लोग याद नहीं कर पाओगे, नाइजीरिया गिनूरी और क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। ये आप लोगों ने माइक्रो के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को गिनूरिया पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में सारा। सो नाइजीरिया गिनूरी भी करा रहा होता है, क्लेमेडिया भी करा रहा होता है। रिस्क फैक्टर जैसे क्या होते हैं बच्चों? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ना होने की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है कि अगर किसी पर्सन के, किसी खातून के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, या कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर है, या पहले उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रही है, या पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ रही है, तो दोबारा भी हो सकती है। रिकरेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यंगर एज है, जो लड़की है उसकी उम्र बहुत कम है, या उसको रिसेंट कोई यूट्राइन इंस्ट्रूमेंटेशन है, यूट्रस के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, ठीक है, कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर रखी गई है अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। और ये काफ़ी हार्मफुल सी कंडीशन है बच्चों, इसकी वजह से आगे इनफर्टिलिटी हो सकती है, उनके जो लड़की होगी वो कंसीव ना कर पाए, या फिर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि नॉर्मली जहाँ पे कंसीव करना है यूट्रस में, उसकी बजाय कहीं और जगह पे वो कंसीव कर सकती है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्या क्या बात बताई है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी असेंडिंग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है जो लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक से अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक की तरफ जाएगी। किसकी वजह से जाएगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैथोजेंस की वजह से, नाइजीरिया गिनूरी और क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। और ये इसके रिस्क फैक्टर बता दें, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि आगे इनफर्टिलिटी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट हेलो में वो बोलते हैं बच्चों कि आप डायग्नोस किस तरह से करेंगे इस कंडीशन को? तो अच्छा, इसकी जो डायग्नोसिस है ना वो टिपिकली क्लिनिकली होती है, यानी आपके पास जब पेशेंट आता है वो अपनी हिस्ट्री देता है, आप हिस्ट्री की बेसिस पे ही डायग्नोसिस बना लेते हो, और उसकी एग्जामिनेशन की बेस पे। गायनी के अंदर एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बंदी जो आपके पास आएगी वो लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक प्लेन के साथ आएगी, उसको नीचे पेट में या पेल्विस वाले रीजन के अंदर दर्द हो रहा होगा, और आमतौर पर ये दर्द बायलैटरल होता है। वजाइना से डिस्चार्ज हो सकता है एबनॉर्मल
जो है ना इंक्रीज डिस्चार्ज भी हो सकता है, पस कंटेनिंग डिस्चार्ज भी हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है इंटरमेंस्ट्रुअल या पोस्ट क्वाइटल, ठीक है, मेंसेस के दौरान भी हो सकती है, और पोस्ट क्वाइटल का मतलब है कि आफ्टर क्वाइटस या आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकती है, फीवर हो सकता है, साथ में सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन आप लोगों ने याद रखनी है, एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज, गायनी की जितनी भी कंडीशन है उसमें वेजिनल डिस्चार्ज आप लोगों ने याद ही रखना होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, फीवर, सिस्टमिक सिम्टम्स, जाहिर है इन्फेक्शन है तो फीवर भी आप लोगों ने याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जाहिर है फीवर तो होगा ही होगा, और कुछ सिस्टमिक सिम्टम भी आ सकते हैं। जब आप एग्जामिन करोगे तो आपको एब्डोमेन में नीचे टेंडनेस, जब आप पाल्पेट करोगे ना एब्डोमेन, तो आपको लोअर एब्डोमिनल टेंडनेस मिलेगी, सर्वाइकल मोशन टेंडनेस मिलेगी सर्विक्स में, ठीक है, और यूट्राइन टेंडनेस मिलेगी यूट्रस को जब आप करोगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं बच्चों, ट्यूबल इनफर्टिलिटी के जो ट्यूब्स हैं ना वो ख़राब हो जाएँ, और ट्यूब को आपको पता है ना एग ने ट्रैवल करना होता है तो वहाँ से ट्यूबल इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, और क्रोनिक पेल्विक पेन भी रह सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, ये किस वजह से हो रही होती है, और क्लिनिकली पर्सन जो है ना वो किस तरह से प्रेजेंट करती है, लोअर एब्डोमिनल पेन, एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, फीवर एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। फिर आ जाता है बच्चों हमारे पास इसकी मैनेजमेंट, ये मेरा आखिरी पेज ही बचा था तो मैंने इसी के ऊपर भर दिया, बस कंजूसी किया मैंने, ठीक है। डायग्नोसिस आप किस तरह से कर रहे होते हैं बच्चों, इसकी मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, और इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं ना वो सिर्फ सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। सो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आप कौन कौन से करा सकते हो, जब आपके पास एक पर्सन आएगी, जब आपके पास एक खातून आएंगी लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ जो है ना वो प्रेजेंट कर रही होंगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ, एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज के साथ, तो एक आपके जहन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आ सकती है कि हो सकता है इस पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना है, उसका HCG लेवल चेक करा लेना है यूरिन के अंदर। इसके अलावा आप CBC कराओगे, CBC पे आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है तो रेज WBC काउंट मिलेगा। आप ESR CRP कराओगे जो कि रेज होंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और आप गिनोरिया और क्लेमेरिया के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी करवा लोगे। तो ये आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होंगी। आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो अल्ट्रासाउंड में आपको पॉसिबल क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, जो ट्यूब्स होंगी बच्चों फेलोपियन ट्यूब्स वो थिक हो सकती हैं, आपको पेल्विस के अंदर किसी किस्म का फ्लूइड मिल सकता है, आपको किसी किस्म का मैस या फिर एब्सेस भी ट्यूब्स में या ओवरीज के अंदर मैस एब्सेस मिल सकता है, ट्यूब्स आपकी थिक मिल सकती हैं, पेल्विस के अंदर फ्लूइड मिल सकता है, ठीक हो गया। फिर आपने मैनेज किस तरह से करना है, जाहिर है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, और बच्चों आपने फ़ौरन से इसको ट्रीट करना होता है, इंतज़ार नहीं करना होता, एम्पिरिकल थेरेपी लगा देनी है आपने, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे देनी है, आपने ऑरली एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और साथ में जो है ना आपने एक डोज IV या IM की भी देनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नॉर्मली कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों, हम सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर रहे होते हैं, मेट्रोनिडाजोल यूज़ कर रहे होते हैं। जब अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं था वो गिनोरिया, तो उसमें मैंने बताया था ना सेफ्ट्रेक्सोन दे रहे होते हैं गिनोरिया के ट्रीटमेंट के अंदर, तो नाइजीरिया गिनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए सेफ्ट्रेक्सोन होती है, डॉक्सीसाइक्लिन आमतौर पर क्लेमेडिया के ट्रीटमेंट के अंदर होती है, और मेट्रोनिडाजोल एनारोब की कवरेज के लिए होती है। सेफ्ट्रेक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल आप दे रहे होते हैं, और अगर बंदी को जो है ना वो सीवियर इलनेस है या बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, या आप देखते हो कि उसको जो है ना वो प्रेग्नेंट है, या उसको किसी किस्म का कोई एब्सेस है, उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही, ऑरल थेरेपी उसको सूट नहीं करी, तो फिर आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हो। इसके अलावा आपने उसको क्या एडवाइस करें है, सेक्शुअल एब्सटिनेंस कि शी कैन नॉट रिज्यूम हर सेक्शुअल एक्टिविटीज़ अनलेस ट्रीटेड वेल, और जो है ना उसके पार्टनर को आपने इवैल्यूएट करना है कि मेल पार्टनर के अंदर कोई सिम्टम तो नहीं है, और आपने जो है ना उसको रीअसेस करना है, अगर उसकी कंडीशन बेटर नहीं हो रही विदिन 72 आवर्स तो आप उसको रीअसेस करोगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्या बात बताई है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या होती है, असेंडिंग इन्फेक्शन होती है अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक की, जो कहाँ से आती है, लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक से आती है, नाइजीरिया गिनूरिया और क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से आती है। सेक्सुअली जो है ना वो एक्टिव एडल्ट्स के अंदर ये मिलती है, और आपने क्लिनिकल फीचर्स क्या बताएगी वो आपको कि मेरे लोअर एब्डोमिनल पेन है, डिस्कम्फर्ट है, ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। आप उसको क्या क्या कराओगे, उसके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, टॉपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करोगे, अल्ट्रासाउंड कराओगे, और आप उसको एंटीबायोटिक्स के साथ मैनेज करोगे और एडमिट भी कर सकते हो, ठीक है। बच्चों मुझे बताओ आप लोगों को कुछ ना समझ आ रहा हो। अच्छा ये एक पिक्चर देख लो, अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, यहाँ पे यूट्रस है जिसकी लाइनिंग एंडोमीट्रियम के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना ऊपर तक आपका अपर ट्रैक रहता है, यहाँ सर्विक्स और वजाइना में लोअर ट्रैक रहता है। सो लोअर से अपर की तरफ असेंड करेगी, इसीलिए असेंडिंग इन्फेक्शन है। मुझे बताओ सब कुछ क्लियर है? तो